प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बक्सर में खड़गे की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर जिला अध्यक्ष मनोज पांडे निलंबित। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक और स्टिंग पर लगाया बैन। बेंगलुरु में आईएएफ अफसर पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमजोर डॉलर, यूएस चीन टैरिफ वॉर के चलते दिल्ली में सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंचा। भारतीय युवा सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, इनकी दोस्ती किस बात की थी? क्या महागठबंधन की नीतियां एक जैसी है? क्या उनकी विचारधारा एक जैसी है? पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनका महागठबंधन हारा था, इस बार भी वे हारेंगे। बिहार की जनता ने जो एनडीए पर विश्वास किया है, भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों पर, वो फिर एक बार अगले 5 साल भी देगी, काम के देख कर देंगी। और विकास चाहती है बिहार की जनता, और मोदी जी के बहुत दिल के करीब है बिहार। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य दलों का है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक बार फिर सरकार बनेगी। एक बयान किया है, सब उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की दोस्ती सिर्फ कुर्सी के लिए है, हमारे साथ भी आ जाते थे नीतीश कुमार। इनकी दोस्ती किस बात की थी? आप मुझे बताइए। जो महागठबंधन है, क्या उनकी नीतियां सेम है? क्या है? क्या विचारधारा एक है? नहीं है। और जो महागठबंधन इनका लोकसभा चुनावों में बने, वो पिटा, एक बार नहीं बार बार। पिछली बार भी इन्होंने महागठबंधन बनाया था बिहार चुनाव में, तब भी ये हारे थे। अब की बार भी बिहार की जनता महागठबंधन को हराएगी, एनडीए को जिताएगी। पश्चिम बंगाल में मेरा पार्टी का पॉलिटिकल कार्यक्रम है, वो तो करेंगे ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति ममता बनर्जी जी ने कर दी है, वो एक दयनीय परिस्थिति है। अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन पे मजबूर होना पड़ रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो राज्य की सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार है। ईडी की दबिश को लेकर के भी कहा है कांग्रेस, गांधी फैमिली नहीं चलेगा, कितना भी दबाव डाल दिया जाए। अगर वो परिवार भ्रष्टाचार ही करेगा तो आखिरकार जांच एजेंसियों को तो अपनी कार्रवाई करनी है। अब ये सोचें कि प्रथम परिवार जो अपने आप को गिनता है, उनका प्रथम कर्तव्य केवल भ्रष्टाचार करना है, और देश के कानून से ऊपर अगर एक परिवार है तो ऐसा नहीं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव लेकर हमला बोला, क्या करना? एक नहीं, अनेक चुनाव हारने के बाद भी कुछ राजनीतिक दल और राजनेता सीखते नहीं। वो केवल ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और लोकतांत्रिक प्रणाली, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। भारत को बदनाम करने का काम दुनिया भर के देशों में जाकर करते हैं, लेकिन भारतीयों के बीच में आकर वोट नहीं पाते। उनको एक बात याद रखनी चाहिए, वोट भारत की जनता करेगी। और जो लोग विदेशों में समय ज्यादा बिताते, छुट्टी मनाते हैं और विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे राहुल जी और इनके साथियों से मैं कहना चाहता हूं, भारत को जितना बदनाम करोगे, भारत की जनता उतना ही करारा जवाब देगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां कैबिनेट मंत्री कारागार विभाग दारा सिंह चौहान ने जेल के बाहर बंदियों की उत्पादित सामग्री कैंटीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, जेलर रविंद्र नाथ सिंह सहित पुलिस एवं जेल प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
अगली खबर देवरिया से है, जहां थाना तरकुलवा क्षेत्र के एक गांव में ट्रॉली बैग में शव मिलने की घटना सामने आई है। बता दें कि मृतका की पहचान भटोली के रहने वाले नौशाद के रूप में हुई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी देवरिया विक्रांत वीर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहां पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना उर्फ शिबा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, चूंकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ या मुर्शिदाबाद में जो किया गया वह एक साजिश जैसा लगता है। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है और हमारे
भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है कि एक ही मुद्दा है उनके लिए, किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करते हैं लोग कि देश में अभी एक ही महिला मुख्यमंत्री है, और उसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री का जो करिश्मा देखा है उन्होंने, कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले उसके बावजूद अपनी जगह नहीं बना पाई है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन के जरिए या कुछ कांड करके पिछली बार कुछ सीटें अपोजिशन के तौर पर लेकर हासिल कर ली, लेकिन इसके पहले देखें और अब बाद में भी देख रहे हैं कैसे उतार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। घबराहट है। ये पहले शुरुआत की इन्होंने, अगर आपको याद है, दीदी का अपमान करने की, दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, हमारे मित्र और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही कर रहे थे। बड़े ताज्जुब की बात थी कि इतने बड़े गरिमा वाले पद पे रह के हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं कि इतना मखौल, इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की दीदी ओ दीदी ओ दीदी करके, और बगैर बात के, बगैर कोई इश्यूज के, बगैर किसी विषय की गहराई के इतना बोलते गए। बंगाल की जनता ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो कह रहे थे कि वो स्वीप करेंगे, और उनके लोग ये कह रहे थे, हमारे चाणक्य जो हैं, तथाकथित चाणक्य, हमारे मित्र अमित शाह, वो कहते थे 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे और इस बार 200 से ज़्यादा सीटें बंगाल में लेके आएंगे। वो दीदी और दीदी ये तमाम मखौल के बाद 200 तो आई, लेकिन वो ममता बनर्जी जी की आई, उनके पाले में गए, उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीटें 200 से, और इनके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद आप याद करें, उसके बाद याद करें कि पूरे देश में एक ही था जो उपचुनाव, वो बंगाल में हुआ था, आसनसोल में, जिसमें कि मैं, आपका योर्स ट्रूली, मैं वो चुनाव लड़ रहा था और मुझे लड़ाया गया था। मैं ममता जी के आदेश को अध्यादेश मानकर उस चुनाव में आया, और वहाँ पे तमाम हरकतें, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकते थे, जो नहीं किया, उसके बावजूद हमारी जीत हुई। वो ममता जी के नेतृत्व में 2/3 मतों से ज़्यादा, यानी एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए उपचुनाव में हम जीते वहाँ पे, और बहुत अच्छी तरह जीते। रिकॉर्ड आप तमाम लोगों को पता है। उसके बाद फिर जब चुनाव आया तो संदेश खाली का मुद्दा उठाया। संदेश खाली में क्या क्या नहीं अपमान किया, क्या क्या नहीं कोशिश की, क्या क्या बदनाम करने की कोशिश नहीं की, तरह तरह के गलत वीडियो जाहिर के वहाँ पे जारी किए, वीडियो चलाया, ये करके कितना अंतोगत्वा क्या उनका भंडा फूट गया, और वो सारे वीडियो उनके खिलाफ ही आ गए। लोगों ने बता दिया कि संदेश खाली में, और जो संदेश खाली की महिला इनकी उम्मीदवार थी, जो जीत, लोगों ने कहा कि हीरोइन बन के आ रही है, नहीं, हीरोइन पॉलिटिकल मामले में, और जीतेंगी। अल्टीमेटली क्या वो खुद भी हार गई और चुनाव भी सारे हार गए। ये देखा। अब उसके बाद अब कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार में चुनाव है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बंगाल में चुनाव है। इसको देखते हुए उधर उन्होंने खोला हुआ है, एक नया ड्रामा शुरू किया है मुर्शिदाबाद का। मुझे बहुत दुख है, ये जहाँ भी है, ये मुस्लिम बाहुल्य, अगर कोई सही माने में कहें तो मुर्शिदाबाद भी एक एरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ जो मृत्यु हुई है, जो बहुत दुखद है। नहीं होना चाहिए, कहीं दंगा फसाद तो होना ही नहीं चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, कुछ सालों से एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण कि हिंदू खतरे में। आप 100 करोड़ के करीब रहते हैं यहाँ पे, आप करीब 20-25 करोड़ रहते हैं यहाँ पे मुसलमान, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स या उनका मुस्लिम परिवार। अब आप वो उनका तो सुनते आते थे, पहले उनका सुनते आते थे कि सो वो मुस्लिम इस्लाम खतरे में है चाहे मुस्लिम खतरे में। अब यहाँ चल रहा नया नैरेटिव कि हिंदू खतरे में। क्यों खतरे में है भाई? आप
अब सर्वधर्म समभाव के साथ अगर हम चल रहे हैं, समाज को चला रहे हैं, अब बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं, या पूरा देश चाहता है कि सर्वधर्म समभाव हो, ये भावना होनी चाहिए। उस बीच में आप क्या नैरेटिव दे रहे हैं कि साहब इतने मुसलमान मारे गए, इतने हिंदू मारे गए। हिंदू नहीं मारे गए, मुसलमान भी नहीं मारे गए, सबसे पहले भारत माँ की संतान मारे गए, हमारे अपने लोग मारे गए। सर्वधर्म समभाव का तकाजा है कि जो हमारे भारत देश में है और जो भारतीयता जिसके अंदर है, जिसके अंदर भारतीयता है, जो भारत को मानता है, जो भारत का नागरिक है, वो सब भारत माँ की संतान है। चाहे किसी जाति का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। अब वहां पे नैरेटिव को हम जानते हैं, जो भी हुआ बुरा हुआ। अभी तक खबर जो आई है कि दो लोगों की मृत्यु हुई है, और दो अगर मृत्यु हुई है, अगर उनकी भाषा में कहे तो दो अगर हिंदुओं की हुई है तो एक मुसलमान भी मारा गया। कितनी जगह आप सुन रहे हैं कि एक मुस्लिम मारा गया लड़का, आप सिर्फ सुन रहे हैं दो हिंदू मारे गए। ये क्या मतलब है? दो हमारे परिवार के सदस्य मारे गए, दो हमारे बच्चे मारे गए, दो भारतीय मारे गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं दो हिंदू मारे गए, और फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर दो हिंदू मारे गए तो एक मुसलमान भी मारा गया है। जख्मी इतने लोग हुए, बहुत मुस्लिम भी जख्मी हुए हैं, बहुत हिंदू भी जख्मी हुए हैं। और उसके बाद आप जब जो लोग पकड़े जाते हैं उसमें से ये भी सच है, इसको दबाया जा रहा है कि एकदम साफ हिंदी भाषा, वहां लोग बंगाली भाषा वाले ज्यादा है रहते हैं, और जो लोग पकड़े गए उन्हें बहुत साफ भाषा में उनको बंगाली भी नहीं आती, और लोग पकड़े गए। तो क्या इसके पहले साजिश नहीं तो क्या कहूं कि ये जो है कहीं बाहर से लाया गया लोगों को, या बाहर से बुलाया गया लोगों को, या बाहर से आए हैं लोग, ये इस जघन्य कांड में शामिल होने, उनको शामिल कराया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रेलवे बोर्ड के कर्मचारी निदेशक दिलीप कुमार ने एक बयान देते हुए कहा कि बिहार को केंद्र सरकार से कई रेलवे उपहार मिलने वाले हैं, जिनमें कई नई ट्रेन, पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों शुरू की जाएंगी। निश्चित रूप से बिहार को कई नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियां भी हैं और एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं। जो दो मुख्य ट्रेनें बिहार से परिचालित होने वाली है, उसमें एक अमृत भारत ट्रेन है जिसका परिचालन सहरसा से मुंबई के लिए किया जा रहा है। दूसरी ट्रेन है नमो भारत रैपिड रेल, जिसका परिचालन जयनगर से भाया मधुबनी, दरभंगा, बरौनी, मोकामा, पटना के लिए किया जाएगा। ये दोनों ट्रेनें आधुनिक भारत की विकसित ट्रेनों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल यह देश की या कहीं की विकसित रेल की त्रिवेणी है। तो इस त्रिवेणी में से दो ट्रेनें एक साथ बिहार को मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, एक बहुत बड़ी सौगात होगी। सर, जो पहली थे बिहार से ही, ये दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी, जो कुल 3 अमृत भारत ट्रेन है उसमें से दूसरी ट्रेन भी बिहार को मिलने जा रही है, जो अमृत भारत 2.0 है। इसकी क्या खासियत है? अभी तक भारत में 2 के बाद यह तीसरी अमृत भारत ट्रेन बनी है। जो पहली 2 भारत ट्रेनें बनी थी अमृत भारत ट्रेनें, उसमें एक का परिचालन दरभंगा से वाया अयोध्या आनंद विहार के लिए किया जा रहा है और दूसरी ट्रेन मालदा टाउन से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के लिए किया जाता है। तो यह तीसरी ट्रेन है जिसका परिचालन भारतीय रेल पे किया जाएगा।
इस ट्रेन में जो पुराना वाला अमृत भारत है उसके जो फीचर्स हैं वो तो शामिल हैं ही, जैसे कि पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो बचता है, और वैक्यूम एवेक्यूएशन सिस्टम से लगे हुए हैं। साथ ही इसमें हवाई जहाज की तर्ज पर रेडियम एल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप लगाया गया है, एयर स्प्रिंग बॉडी इसमें है। तो इन सबसे जो राइड जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। हम लोगों ने इस बार शौचालय में ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर और एरोसोल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम भी लगाया है, तो इससे वहां भी फायदा होगा। ओबीएच की सेवा भी इसमें रहेगी, यानी कि यदि बीच बीच में सफाई भी कोचों की होती रहेगी। इसमें इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यात्री और सुरक्षा जो हमारे गार्ड हैं उनके साथ बातचीत होगी। और पहली बार देश में जो है ना फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है नॉन एसी के कोच में लगाया गया है, तो ये नमो भारत 2 की खासियत है। ऑनबोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है, जिससे जो व्हील और बियरिंग जो स्थिति है उस समय कैसी है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो लोको पायलट करते रहेंगे। तो जो नए सेफ्टी फीचर्स हैं वह इस ट्रेन को काफी एडवांस बनाते हैं। यह 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाई जा सकती है, और निश्चित रूप से यह देशवासियों के लिए एक नई सौगात है, जिसमें हम कहते हैं कि विकसित भारत की विकसित ट्रेन होनी चाहिए, तो यह सौगात उसी का एक रूप है। सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करने की बात हुई थी। ये जो कपलिंग है इससे कितना जो ट्रेन के परिचालन पे असर पड़ता है? सेमी ऑटोमेटिक कपलर से इस ट्रेन में दिए गए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से इसके लिए प्रशिक्षित किया है। और पहली बार इस प्रकार के कपलर जो है वो पैसेंजर ट्रेन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो इससे जो कंफर्ट लेवल, जो जर्नी के दौरान जो कंफर्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और सेफ्टी भी बेहतर होगा। सर, एक और जो ट्रेन का आप जिक्र कर रहे थे नमो भारत, इसकी क्या खास बात है और ये कहां से कहां तक चलाई जाएगी, इसकी स्पीड कितनी होगी? नमो भारत ट्रेन जो है वह देश की दूसरी नमो भारत ट्रेन, उसका परिचालन जयनगर से पटना के बीच किए जाने का फैसला लिया गया है। पहली नमो भारत ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच में चलाई गई थी। यह अर्बन रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जिसमें एसी क्लास का ट्रेवल जो है वह कम कीमत पर हम लोग सुलभ करा रहे हैं। तो जयनगर से जो ये ट्रेन चलेगी उसमें वंदे भारत के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को हम लोगों ने शामिल किया है, लेकिन यह अनरिजर्व ट्रेन है। वंदे भारत एक रिजर्व ट्रेन है। इसमें सारी सीटें जो है एग्रोनॉमिकली डिजाइन की हुई है, चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी, टॉक बैक सिस्टम इसमें है, कवच आधारित सुरक्षा प्रणाली नमो भारत रैपिड रेल में प्रदान की गई थी। इन सब फैसिलिटी से यह युक्त है, और निश्चित रूप से यह भी नए भारत की नई ट्रेन है। सर, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस तरह की कई ट्रेनें जो है अलग अलग जो मेट्रो सिटीज में चल रही है। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें, या अपना मुंबई मेट्रो की बात करें, बेंगलोर मेट्रो की बात करें, या फिर मेरठ दिल्ली के बीच एक रैपिड रेल भी चल रही है, उससे कितनी अलग है, या कुल मिलाकर के देखें तो उसी तरह की ट्रेन है? देखिए, नमो भारत रैपिड रेल को हम लोगों ने वंदे भारत के पैटर्न पर चलाया है या निर्मित किया, आप कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जहां फुल्ली एसी है और उसमें सारी सीटें जो है वो रिजर्व क्लास की है। लेकिन ये जो नमो भारत रैपिड रेल है यह डेली नीड्स पर आधारित है, जिसमें कि सीटें बहुत बेहतर बनाई गई है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा किया गया है, विंडोज बहुत बेहतर किए गए हैं, और जो आप कह सकते हैं ना कि फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को हम लोग नॉन रिजर्व क्लास में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह नमो भारत का फीचर है और इसी के आधार पर इसको चलाया गया है। दूसरी ट्रेनें हैं उसमें भी इसी प्रकार के फीचर्स हैं, दिल्ली मेट्रो में या नमो भारत रैपिड रेल जो मेरठ से चलाई जाती है दिल्ली के लिए, तो उन सब के फीचर्स भी हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग जो ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जयनगर से पटना के बीच में, उस एरिया में चलने वाला इस प्रकार का यह पहला ट्रेन होगा। और निश्चित रूप से जो लोग मिथिला में रह रहे हैं या बिहार के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, उनको इस ट्रेन में सफर करने के दौरान ऐसा महसूस होगा जैसे दिल्ली मेट्रो में या किसी देश या विश्व के कोई भी जो बेहतरीन मेट्रो है उसमें सफर करने में जो आनंद मिलता है, वही आनंद इस रैपिड रेल में ट्रेवल करने पर मिलेगा। कुछ नई रेल लाइनों की भी घोषणा होनी है सर? बिल्कुल, बिहार में कई रेलवे लाइनें निर्माणाधीन है, उसमें से कुछ को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को डेडिकेट किया जाएगा। सर, एक तो पूछना ज्यादा लाजिम होता, फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे इसका जवाब, क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और ये कहा जा रहा है कि तो इलेक्शन के मद्देनजर इन सब परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया गया और इसको अब लॉन्च किया जा रहा है।
राष्ट्र का विकास एक नियमित प्रक्रिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर रेलवे जो है दिन रात काम कर रही है और जो एडवांसमेंट है सिस्टम में वो किसी एक दिन का देन नहीं है, बल्कि उसके लिए लगातार कोशिशें की जाती रही है और निश्चित रूप से जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी नई चीजें देश में आ रही है, उसका लाभ पूरे देशवासियों को मिले। आप देख सकते हैं कि पहली जो नमो भारत ट्रेन है उसका परिचालन हम लोगों ने गुजरात से किया, दूसरी नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन बिहार से किया जा रहा है, एक और जो नमो भारत रैपिड रेल चलता है वह उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में चलता है। हाल में हम लोगों ने पाम्बन पुल चालू किया जो तमिलनाडु में है। कश्मीर में कनेक्टिविटी तैयार हो गई है और वह भी राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली है। उत्तराखंड में विकास के नए काम चल रहे हैं। पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां तक अभी तक रेलवे लाइन नहीं बनी थी, वहां तक रेलवे को पहुंचाने का प्रयास जो है हमारी ओर से जारी है। तो रेलवे की कोशिश है कि देश के हर हिस्से को विकास की प्रक्रिया से जोड़ा जाए और सभी को विकसित भारत का एक अंग बनाया जाए और सभी के लिए ऐसी फैसिलिटी तैयार की जाए जिस पर। अगली खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां रतनपुर गांव में 11 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि शव 15 अप्रैल को उसके चाचा के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। वहीं परिजनों ने डेंगल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआती जांच में बच्चे के चाचा सोमनाथ साहू पर शक था, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं रविवार रात पुलिस ने उन्हें टांगी चांदपुर इलाके के एक ढाबे से दोबारा गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में सोमनाथ ने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस अन्य संभावनाओं की भी जांच कर रही है। मेरा नाम विकास बाहिनी होती है। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं स्कूल का वाइस चेयरमैन हूँ। ऐसा क्या कहेंगे सर, जैसे कि बहुत बड़ी दुखद घटना है परिवार के लिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे लिए तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बच्चा बहुत ही होनहार था। हमारे कक्षा 5 में पढ़ता था बच्चा और बहुत ही होनहार बच्चा था। तो जब ये इंसिडेंट लास्ट वीक हुआ तब हम आए, हमारे जो मानस भाई है उनके पिताजी उनके पास आए और पुलिस और प्रशासन सबके साथ हम लोग बातचीत किया कि किस तरह से जल्दी से बच्चा मिले। लेकिन आज सुबह हमें मालूम पड़ा कि बच्चे का ऐसा बहुत दर्दनाक और बहुत ही खराब तरीके से उसकी हत्या हो गई है और जो अभियुक्त है उसको पुलिस ने पकड़ के रखा है। अभी हमारा एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस और प्रशासन से कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला रुजू हो और जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्याय मिले। स्कूल की तरफ से हम तो बहुत दुखी हैं। आज तो हमारे प्रेयर मीट हुआ स्कूल में। आज हम लोगों ने स्कूल टोटल क्लासेस सस्पेंड किया है और हम हमारे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता हम उनके साथ खड़े हैं। हम लोग जब बच्चा मिसिंग था तभी से हम लोग उनके घर में आते थे और पुलिस के साथ हम लोग कंटिन्यूअसली बातचीत करते थे। क्या इस बात को लेके हम भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर जी हो, हमारे तक जाने का कुछ ऐसा कार्यक्रम है? जी, हम तो गवर्नर जी को और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऑफिस में हम लोग चिट्ठी लिखे हैं कि किस तरह से बच्चे को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये एक दृष्टांत जैसा हो, कोई दूसरा ऐसा एकदम और एक बार इस तरह से किसी बच्चे के साथ ना हो। Because it's a rare to rare case, so it has to be dealt accordingly and it has to be punished. The judgment has to be done accordingly. पुलिस अपना काम कर रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देना सही नहीं है। बात किया है, अभी तो मैं डेलांग भी जाऊंगा, उनके गाँव अभी जाऊंगा। ये 15 तारीख को मिसिंग हुआ था। शाम को कंप्लेन आया था, 11 बजे शाम से मिसिंग था और 11 बजे वो केस रजिस्टर्ड हुआ था। 1/3 में क्लास 2 BNS में हुआ था डेलांग पुलिस स्टेशन में और उसको सब ढूंढ रहे थे। हम जितने भी प्रोसेस से हम उस प्रोसेस में थे। कल एक खबर आया जो अक्यूज जिसको डिटेन किया है हम, प्रभाकर साहू,
वो इन्वॉल्वमेंट की खबर आया और कैपिटल पुलिस स्टेशन है, सॉरी भुवनेश्वर पुलिस स्पेशल स्क्वाड और जो टांगी पुलिस स्टेशन उनके मिलित होकर वो चढ़ा हुए रेड करके उनको अप्रहेंड किया और वो आज कल आने के बाद उनको थोड़ा प्राइमरी इंटरोगेशन के बाद वो कन्फेस कर गया और उन्हीं के जो मुताबिक सूचना मुताबिक कल डेड बॉडी रिकवर हुआ है। वो जो सेफ्टी टैंक है लैट्रिन का उसी के जो घर है उसी घर के पीछे एक था, उसका वो जगह दूसरी जगह है लेकिन वो घर के उनकी खुद के घर के नजदीक कोई सेफ्टी टैंक में मिला डेड बॉडी, वो प्यूट्रिफिकेशन हो गया था। वो तो 15 तारीख को शायद डेथ हो गया है वहाँ पर। जैसे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्य आप करेंगे, जो इनिशिएटिव लेंगे तो लेंगे, एक पिता के अनुसार जैसे एक पिता वहाँ पर परेशान है, परिवार परेशान है, क्या लेंगे इनिशिएटिव, क्या रहेगा? हमारे इनिशिएटिव रहेगा जैसे जल्दी ज्यादा पनिशमेंट जो भी है वो जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो विचार होगा और जितने भी ज्यादा पनिशमेंट हो सके वही होगा, मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। पीड़ित बच्चा था जो आशीर्वाद था 11 साल का, उसका जो डेड बॉडी आज सुबह मिला है, क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, उसको लेके डेलांग पुलिस स्टेशन में 145/25 नंबर केस रजिस्ट्रेशन किया गया था एंड उसके ऊपर मल्टीपल टीम्स फॉर्मेशन करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उसी में एक डिफरेंट एंगल्स में हम केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसी में एक लीड को ध्यान में रखते हुए हमने अक्यूज्ड को सिक्योर किया था और उसके कन्फेशन के उसके एग्जामिनेशन में उसने हमें कन्फेशन में बताया एंड एज पर द कन्फेशन स्टेटमेंट हमने विक्टिम के डेड बॉडी को रिकवर किया और उसको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टीम ऑफ डॉक्टर से विक्टिम का पोस्टमार्टम कराया जाएगा एंड बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है एंड फर्दर जैसा जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो अभी प्रिंसिपल अक्यूज तो हमारे कस्टडी में है, जैसा मैंने बोला कि केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फर्दर इसमें जिनकी भी अगर और किसी लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट पता चलेगी तो उनके अगेंस्ट भी हम इसी हिसाब से लीगल एक्शन लेंगे। गांव का माहौल अभी शांत है, गांव के लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखा गया है वो जो उसका घर भी तोड़ा गया है। जो देखिए, गांव का माहौल अभी शांत है, गांव के लोग हमारे साथ हैं और हम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अभी भी चल रही है। जैसा आगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।